अगर वीडियो ओपन कर दी है तो छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो घर की कंस्ट्रक्शन की जाती है, गलतियां बहुत होती हैं, वो गलतियां छोटी से बड़ी हो जाती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, सिविल इंजीनियर है। और सिविल इंजीनियर्स के लिए या स्टूडेंट के लिए एक रिपोर्ट है। इसके एंड में मैं रिपोर्ट अटैच की है जो आपको साइट पे बनानी पड़ती है कि जो गलती होती है उनको रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, उनको सही कैसे करते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, रिपोर्ट कैसे बनानी है, वो भी है। लेकिन पहले जो वीडियो है वो है कि गलतियां जो होती हैं उनको रोकना कैसे और क्या गलतियां हो सकती हैं और ऐसी दरारें आ सकती हैं आपके घर पे अगर आप गलतियां सही नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। स्टार्टिंग में तो दिखेंगी भी नहीं, जब प्लास्टर वगैरह हो गया, पेंट हो गया, कुछ नहीं दिखेगा, चकाचौंध हो जाएगा। लेकिन ठेकेदार ये गलतियां छुपा देते हैं, लेकिन आपको ये गलतियां होने नहीं देनी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। जो सबसे पहली चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सामने देख रहे हो, ऐसा अगर आपके साइट पे आपके घर की कंस्ट्रक्शन में होता है तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं करना, क्योंकि ये ना पूरा घर कोलैप्स आपका कर सकते हैं। किस वे में मैं समझाता हूँ आपको। ये जो किया गया, ये जोगल किया गया, मतलब गलती से जो वर्टिकल सरिया था जिस जगह पे आना चाहिए था वहाँ नहीं किया, दूसरी जगह पे उसको कर दिया और उसको बेंड करके एक दूसरी पोजीशन में लाया गया। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इससे क्या है, जो लोड ऊपर से आना होगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो लोड, वो जो कॉलम होगा ना वो वहीं से फेल होगा। और मोस्टली मैंने देखा है जो भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, आप उनको घर की कंस्ट्रक्शन दे देते हो फुल मटेरियल के साथ और सुपरविजन कुछ नहीं करते हो, बस दे दिया, पैसे देते रहना। लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा आपको जब भी कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर की कंस्ट्रक्शन करने देना है तो आपको चेक करते रहना है कि वो सरिया प्रॉपर बांध रहा है, कहीं जोगल वगैरह तो नहीं किया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक से काफ़ी घर में क्रैक्स और गिरने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस गलती से आपको बचना है। अगली जो चीज़ है वो भी कॉलम से रिलेटेड है। अगर बाय चांस आपका कॉलम जो होता है वो वर्टिकल नहीं हुआ, मतलब उसका जो हम प्लम बॉब चेक करते हैं, मतलब उसकी वर्टिकलिटी चेक करते हैं कि कॉलम हमारा सीधा है कि नहीं। अगर कॉलम सीधा नहीं हुआ, उसमें 5 से 10 mm अगर 1 इंच भी मतलब उसमें टेढ़ा हुआ तो वो फेल सबसे ज़्यादा पहले वहीं से होगा, कॉलम पे, क्योंकि हमारा कॉलम ही है जो पूरा स्लैब का लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नीचे तक। अगर वही सीधा नहीं हुआ तो अगर लोड बढ़ा तो फेलियर वो वहीं से होगा। और सरिये बांधने की एक तो हमने स्टार्टिंग में देख रही काफ़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। दूसरी मिस्टेक करते हैं जो हमारा सरिया होता है उसमें एक ही जगह से उसको कट कर देते हैं, मतलब लैप नहीं देते। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उसको आपको अल्टरनेट लैप देना है, मतलब एक सरिया आपका लंबा होगा उधर लैप होगा, एक थोड़ा छोटा होगा उधर लैप होगा, मतलब एक ही जगह आपको कभी लैप नहीं देना होता। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। और सामने जैसे आप देख रहे हो, ये सरिया क्या किया है, ये हमारा कॉलम था जो 230 बाई 300 का, 230 की तरफ 3 सरिये डाल दिए हैं, लेकिन 300 में देखो बीच में कितनी जगह बची हुई है, इसमें कोई सरिया नहीं है। तो ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इन मिस्टेक से आपको बचना ही बचना है। अगली चीज़ है, मोस्टली घर जो कोलैप्स होते हैं वो गिरते हैं वो फुटिंग की वजह से। अभी हाल ही बिहार में आपने एक वीडियो देखा होगा, 2 स्टोरी की बिल्डिंग एकदम गिर गई। वो किस वजह से गिरी? फुटिंग फेलियर के कारण। फुटिंग अगर आपने प्रॉपर से नहीं दी, मतलब प्रॉपर डेप्थ तक आप नहीं गए, अगर लगा लो आप 1 स्टोरी की मंजिली बना रहे हो, 1 स्टोरी का घर बना रहे हो, फिर भी आपको 5 से 6 फुट नीचे जाना ही जाना है। मतलब भले आपकी सॉइल अच्छी है, मतलब उसमें हार्ड स्टार्टर है, लेकिन फिर भी 5 से 6 फुट जाना है। अगर काली मिट्टी है, मतलब काली मिट्टी है या पत्थर नहीं है, लूज मिट्टी है, तो उस केस में आपको 6 से 7 फुट जाना ही जाना होता है। और फुटिंग आपको प्रॉपर डिज़ाइन करवानी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं जो फ्लैट फुटिंग नीचे भर देते हैं, मतलब 6 इंच या 7 इंच उसकी भराई कर देंगे, नीचे उससे कॉलम निकाल देंगे, वो सबसे जल्दी फेल होता है कॉलम। तो आपको क्या करना है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग जो रहती है, मतलब ऐसे स्लोप होती है चारों तरफ फुटिंग की, वैसी फुटिंग आपको हमेशा प्रोवाइड करनी है और आपको प्रॉपर उसमें ध्यान देना है। अगली चीज़ है जो ये किसके रिलेटेड है, फुटिंग के रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें क्या होता है जब हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें डेप्थ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, उसका स्टील काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और प्लिंथ बीम, देखो फुटिंग दे दी, ऊपर आपको ग्राउंड बीम या प्लिंथ बीम देने ही होता है। फ्यूचर में क्या होता है, अगर आपने बाई चांस चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं की है, पानी फुटिंग के अंदर घुसा और आपकी फुटिंग थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई, नीचे बैठी, तो थोड़ी बहुत बैठी तो वो प्लिंथ बीम काउंटर कर लेगा, आपकी दीवारों में वो क्रैक्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर वो ज़्यादा बैठ गई, आपने प्लिंथ बीम नहीं दिया है,
तो आपकी दीवारों में क्रैक्स ही क्रैक्स दिखेंगे। तो आपको अगर अपना घर मतलब अर्थ की एक सुरक्षित बनाना है या सेटलमेंट नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो आपको क्या करना है, नीचे प्लिंथ बीम देना है, मतलब फुटिंग होगी हमारी, फिर आपको देना है प्लिंथ बीम, फिर आपको देना है 2400 पे, जहाँ आप बोल दे 8 फुट पे लिंटल बीम, फिर ऊपर स्लैब बीम, फिर उसके स्लैब, मतलब 3 बीम आपके घर में आने चाहिए स्टेप बाय प्लिंथ, लिंटल, स्लैब बीम, 3 बीम आएंगे, आपके घर में क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, 0 क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखते हो कि आपके स्लैब में क्रैक्स देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से मिलते हैं, एक तो वो शटरिंग जब सेटलमेंट होती है, और हमेशा शटरिंग जो आपको यूज़ करनी है, शटरिंग इस हिसाब से यूज़ करनी है कि जो प्रॉपर शटरिंग हो, वो शटरिंग यूज़ नहीं करनी है। बल्ली लगाई नीचे 4 ईंटें रख दी, या बल्ली लगाई नीचे राफ्टर रख दिया, या टेढ़ी बल्ली लगा दी, उसमें क्या होता है जब स्लैब में लोड पड़ता है, नीचे थोड़ी बहुत भी मूवमेंट होगी तो ऊपर हमारी सेटलमेंट क्या छोटे माइनर क्रैक्स जो हेयर लाइन क्रैक्स वो क्रिएट हो जाते हैं। जब शटरिंग खोलते हो धीरे धीरे टाइम के साथ वो बड़े क्रैक हो जाते हैं और लीकेज की, सीपेज की उधर परेशानी आती रहती है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट चीज़ वो जो बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है घर की कंस्ट्रक्शन में, मैंने मोस्टली गांव वगैरह में देखा, बाकी जो कंपनीज वगैरह करती हैं तो क्लाइंट अच्छा रहेगा तो ये गलती नहीं देखी जाती है, लेकिन जहां हमने कॉन्ट्रैक्टर को घर दे दिया और बस पैसे देने बाकी देखना नहीं है, वहाँ ये गलती काफ़ी ज़्यादा बड़ी की जाती है। और बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कंक्रीट के ग्रेड पे ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है। ग्रेड आपको समझ आनी चाहिए कि आप अगर कॉलम यूज़ कर रहे हो, कॉलम भर रहे हो, तो M25 या M20 M30 ग्रेड उसमें होना चाहिए, वो आपको आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर बताएगा। लेकिन मिनिमम M20 से छोटा ग्रेड अभी कभी भी आपको कॉलम बीम वगैरह में यूज़ नहीं करना है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, इस मिस्टेक से आपको बचना ही बचना है। और पीसीसी का अलग ग्रेड रखना है। मैंने देखा है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है ऐसी जगह पे एक ही ग्रेड चल रहा होता है, मतलब 2 बोरी सीमेंट और 2-4 बोरी एग्रीगेट सैंड, इस हिसाब से किया जाता है। कोई मतलब कोई प्योर चीज़ उसमें नहीं मेंशन होती कि M20 या मतलब 1:2:3 के हिसाब से या बोरी के हिसाब से ही कोई ग्रेड वहाँ स्पेसिफाई नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर आप स्लैब करवा रहे हो, स्लैब में कौन सा ग्रेड पड़ेगा, कॉलम में, बीम में, पीसीसी में, हर चीज़ में ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, फिर ही उसके बाद ये चीज़ें करनी होती है। अगली काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है कवर ब्लॉक। कई लोगों को कवर ब्लॉक का पता ही नहीं है कवर ब्लॉक क्या होता है, कहीं पत्थर यूज़ कर रहे हैं, कहीं लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अभी हालांकि ये फ़ोटो देखा था मैंने, वहाँ क्या किया था, कवर ब्लॉक नहीं यूज़ किया था और मतलब कवर ज़्यादा था, कंक्रीट कर दिया, और वो जब डेड लोड बढ़ गया कंक्रीट का, सरिया ऊपर ही रह गया, ऊपर से स्लैब नीचे गिर गई। और मोस्टली ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवानी। सामने आप बीम देख रहे हो, ये पूरा फट गया, एक कैंटिलीवर बीम है, किस वजह से हुआ, इसमें कवर ब्लॉक नहीं था, पानी सीपेज हुआ, सरिये में क्रोजन लगी, जब क्रोजन लगी जो प्लास्टर था, कंक्रीट था, उसने बॉन्ड छोड़ दी और वो प्लास्टर और सीमेंट गिरने लग पड़ा। तो ये बड़ी मिस्टेक होती है। आपको नीचे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना है, स्लैब आपकी 25 mm का करो, कॉलम आपका 40 या 50 mm का करो, फुटिंग या 75 mm का करो, ये सब मेंशन है। और ये सिविल साइड विजिट चैनल इसीलिए बनाया आपके लिए, इसमें 700-800 वीडियोस हैं जो यही चीज़ आपको रिपीट करवाते जा रहे हैं कि आप लोग सीखो और कंस्ट्रक्शन आपकी अच्छी क्वालिटी की होती जाए। ये आपको मैंने 6 से 7 मिस्टेक्स बताई, ऐसी 3 वीडियो और आने वाली हैं, उसमें मैं साथ करके और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। अभी एक इसमें और ऐड कर देता हूँ, जो प्लास्टर हम करते हैं उसकी कभी भी थिकनेस 20 mm से ज़्यादा नहीं करना। 20 mm से अगर सीलिंग में मैंने देखा है क्या होता है, शटर में बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ आपको। शटरिंग जब की जाती है तो प्रॉपर से शटरिंग नहीं की, लेवल में नहीं की, वो सामने अंडुलेशन दिख रही होती है, ऊपर नीचे शटरिंग दिख रही होती है। तो उसको सही करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 20 से 30-40 mm प्लास्टर चिपका देता है। और प्लास्टर भी वो अच्छा नहीं, सीमेंट मतलब रेशो प्रॉपर करके नहीं कि मतलब माल चिपका देता है। और वो थोड़े टाइम तक जब छत में हीट आती है या ठंडी आती है तो वो बॉन्ड धीरे धीरे छूटने लग पड़ती है और वो पूरा प्लास्टर नीचे गिरने लग पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा रिस्की ये चीज़ें होती हैं। इस साइड एज ए साइट इंजीनियर ईजी तो होता है, अगर आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम करवाओगे तो सब सही चलता रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई, मतलब काम करवाने में इतनी लेबर नहीं लगेगी जितना मिस्टेक सही करने में लेबर लग जाती है। तो हमेशा जब भी आपको साइट पे काम करवाना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको चीज़ को एक नहीं 2 बार चेक करना है, क्योंकि जब मिस्टेक हो जाती है वही काम को अगर 2 लेबर लगी होगी 1 घंटा करने में, उसको सही करने में पूरा दिन निकल जा सकता है आपका। तो ऐसे ही आज मैं एक गलती आपको दिखाने वाला हूँ। सामने जैसे आप देख रहे हो, इसमें क्या हुआ था, जो बीम का बॉटम हम जब फिक्स करते हैं तो उसमें थोड़ी सी गलती से
मतलब कॉन्ट्रैक्टर की गलती से क्या हुआ था, 230 का का जो बॉटम आप देख रहे हो, ये थोड़ा 230 आगे चला गया था, तो ऊपर स्टील वर्क हो गया। फिर जब इसको सही करने गए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये नहीं बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक हुई, मिस्टेक तो हो जाती है, लेकिन एज ए साइट इंजीनियर या एज ए साइट सुपरवाइज़र जब भी आप साइट पे काम करवाओ, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है, आपको डबल चेक करना है। जब कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर लिया हो तो जब भी चेकिंग करने आओ उसको प्रॉपर से चेक कर लो कि नहीं हुआ है। जब स्टील का वर्क होने वाला है तो तब भी आपको चेक कर लेना है। तो इसमें अभी दोबारा से पूरा बीम का बॉटम खोलना पड़ा, स्लैब का बॉटम खोलना पड़ा, सब जो स्पैन होता है वो खोलने पड़े। उसके बाद अब जो सामने आप देख रहे हो बॉटम, उसको डिस्प्लेस किया, फिर उसको दोबारा से शटरिंग की जाएगी और फिर से उस पर स्टील बांधा जाएगा। ये वर्क होने में लगे थे 3-4 घंटे, लेकिन इसको खोल के फिर से करने में पूरे 12 से 15 घंटे चले जाएंगे। तो यही है, सिविल इंजीनियरिंग लाइन ऐसी है। तो इसमें आपको हमेशा आपको चेकिंग करते रहना है, हमेशा आपको 2-3 बार चेक करना है किसी भी चीज़ को। तो एक ये वीडियो इसलिए था कि मतलब आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो कि आप जब भी साइट पे जाओ, मतलब लापरवाही हम जिसे बोलते हैं वो आपको कभी नहीं होने देनी है। हमेशा वर्क जो आपका ड्राइंग के अकॉर्डिंग चलता रहे और आपको बीच बीच में उसको चेक करते रहना है। जहाँ सुपरवाइज़र पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि ये चीज़ ऐसे है, नहीं तो गाइडेंस दे दो कि ये प्रॉपर वे से ऐसे ही होना चाहिए। तो ये क्या हुई है, देखो आप पार्टीशन वॉल देख रहे हो, यहाँ पे जो जरी बनाई गई है, पाइप, कंसील्ड पाइप जो इलेक्ट्रिक की पाइप डालते हैं, तो ये पूरी तोड़ दी गई है पार्टीशन वॉल। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सामने आप देख रहे हो जो कंक्रीट बैंड होता है, मतलब जो लिंटल बैंड हम जिसे बोलते हैं, वो भी उसका सरिया भी काट दिया गया है। तो ऐसा अभी आपको कभी नहीं करना है। जब भी आप जरी बनाओ, जहाँ तो कैविटी वॉल बनाओ, यहाँ तो इलेक्ट्रिक पाइप, कंसील्ड पाइप जो आपकी सीलिंग में घूमे, अगर आपको यहाँ वॉल में वो पाइप चाहिए तो उसको प्रॉपर से आपको तोड़ना है। वहाँ कैविटी वॉल बना लो, जहाँ उसको इस तरह तोड़ो कि वो आर पार ना टूटे। तो ये चीज़ आपको ध्यान ही देनी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक पाइप आने वाली हैं तो वहाँ आप क्या करो, वहाँ पे आप 9 इंच की दीवार कर दो। 5 इंच की दीवार में कभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें क्रैक्स, फ्यूचर में क्रैक्स आ सकते हैं और वो दीवार टूट भी सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और चिकन मैश या मुर्गा जाली की अगर हम बात करें, जैसे आप सामने देख रहे हो, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक पाइप की वो प्रोवाइड की, अगर हम डायरेक्ट उस पर प्लास्टर कर देंगे तो उसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे काफ़ी रीज़न से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये चिकन मैश या मुर्गा जाली हम जिसे बोलते हैं, हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, यहाँ जो पाइप थी उसको पहले प्लास्टर से फिलअप कर दिया गया, फिर उसको रफ़ किया गया, फिर उसके ऊपर ये मुर्गा जाली मार दी गई। इसके ऊपर फिर से जब प्लास्टर होगा तो यहाँ क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो बेसिकली इसी रीज़न से हम जो करते हैं मुर्गा जाली या जिसे हम चिकन मैश बोलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और भी जहाँ आपके कंक्रीट का फेस और ब्रिक का जॉइंट बन रहा हो, वहाँ पे भी आपको क्या करना है, मुर्गा जाली प्रोवाइड कर देनी है। जहाँ आपको क्या करना है, जो आपका प्लास्टर रहेगा उसमें आपको फाइबर यूज़ कर लेना है, फाइबर मिक्स करके प्लास्टर करो, या आपको वहाँ ग्रूव बना लेना है। क्योंकि जब भी कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगी स्ट्रक्चर में तो वहाँ क्रैक्स के चांसेस जॉइंट्स पे ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ आपका कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट हो। और जहाँ आपने पाइपिंग की हो, प्लम्बिंग पाइपिंग की हो या इलेक्ट्रिक पाइपिंग की हो, तो वहाँ आप डायरेक्ट प्लास्टर करोगे, वहाँ पे आपको वर्टिकल क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको मुर्गा जाली या चिकन मैश यूज़ करनी। ये जब कॉलम बढ़ जाता है, फ्यूचर में कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि स्टीरअप की स्पेसिंग यहाँ 6 इंच आनी थी, वहाँ 1 फीट इसकी स्पेसिंग कर दी गई है। और जो हुक थी वो भी प्रॉपर वे से बैंड नहीं गई है, ना उसको स्टैगर्ड किया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ इस कॉलम में की गई हैं। सामने आप स्पेसिंग देख रहे हो, स्पेसिंग 1 फीट से ज़्यादा आपको सामने ही दिख रही होगी। कई जगह 1 फीट है, कई जगह 200 mm है। तो ये 6 इंच से कहाँ पहुँच गए। इससे उनको क्या था, लेबर कॉस्ट बचती नहीं थी, इसलिए ये गलती की गई है। तो हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप स्टीरियो प्रोवाइड करो उसकी स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। 10 मतलब आधा इंच अगर उसमें रहते हैं ऊपर नीचे तो चलेगा, बाकी ऐसा कभी नहीं होने देना। और हुक की बात करें तो हुक एक छोटी है एक बड़ी है, तो ऐसा कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये जो कॉलम है ये फ्यूचर में कोलैप्स हो सकता है और आपके घर में क्रैक्स वगैरह या पूरी एक तरफ से सेटलमेंट हो सकती है घर की। तो ये चीज़ कभी इग्नोर नहीं करनी है। और अगर हम बात करें अभी इसमें जो बाइंडिंग वायर यूज़ की है वो भी प्रॉपर वे से नहीं की है। और जहाँ हुक आनी चाहिए थी, हुक एक ही तरफ, कई कॉलम में, कईयों में तो सामने आप देख रहे हो इधर में ठीक है कि एक तरफ वहाँ हुक है एक तरफ यहाँ पे, लेकिन मोस्टली एक ही जगह हुक प्रोवाइड कर दी है। वो भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इन मिस्टेक्स को आपको इग्नोर कभी नहीं करना है। तो तभी मैं बोलता हूँ कोई भी कंस्ट्रक्शन आप लोग करवाते हैं तो उसमें सुपरविजन मस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया ये नहीं है कि उसको देखना नहीं है, उसको हमेशा
चेक करते रहना है कि क्वालिटी क्या है वर्क की, क्या क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, क्या की जा रही हैं, ये सब चीज़ें उसमें ध्यान देनी होती हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था हमारा आज बताने का कि मेन स्टीयरअप का था कि स्पेसिंग कभी भी इग्नोर नहीं करनी है, स्पेसिंग 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हुक प्रॉपर वे से मतलब पूरी बेंड होनी चाहिए। जैसे हुक सामने देख रहे हो ऐसी हुक कभी नहीं चलेगी। कि हम जो मिस्टेक्स होती हैं साइट पे जहाँ ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, तो उसके लिए जो डेली रिपोर्ट बनाते हैं मिस्टेक्स की, उस पर मैं टॉपिक लेके आया हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो साइट इंजीनियर हैं उनके लिए काम आने वाला है, जो फ्रेशर हैं उधर ये सीखेंगे कि ये चीज़ें कैसे हम ठीक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें साइट पे होती हैं। तो यही क्वेश्चन जो मैं आज टॉपिक बताऊंगा, ये इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। सामने देख रहे हो डेट, एरिया, कॉन्ट्रैक्टर, ऑब्जर्वेशन, रिक्वायरमेंट, ये फॉर्मेट रहता है। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप मैसेज करें, मैं आपको ये फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली जो मिस्टेक देखी गई साइट पे वो देखो, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो नीचे देखो, कंस्ट्रक्शन जॉइंट ऑफ कंक्रीट इन कॉलम शैल बी प्रॉपर फिनिश्ड, इफ एनी हनीकॉम्ब फाउंड इट शैल बी रिपेयर्ड इमीडिएटली। मतलब जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट किया है, मतलब पहले आधा कॉलम भरा है, उसके बाद ऊपर उसको अपग्रेड किया है, एक्सटेंशन किया है, तो वहाँ अच्छे से प्रॉपर से जो फॉर्म वर्क था वो किया नहीं है। उससे क्या हुआ है, स्लरी लीकेज हुई है और हनीकॉम्ब बन गया। इसको अच्छे से आपको अटेंड करना है, अच्छे से सही करना है। नेक्स्ट है जो हमारा क्लियर कवर शैल बी प्रोवाइडेड। सामने देख रहे हो सरिया बिल्कुल फॉर्म वर्क से टच हो रहा है। तो ये भी बड़ी मिस्टेक देखी जाती है साइड पे कि जो कवर नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को भी आपको पहले से ही करना है कि आपको जो कवर प्रॉपर मिले। देखो छोटा सा कवर डाला हुआ है, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट है कि शेयर की शैल बी प्रोवाइडेड, मतलब कॉलम की है, इसके बाद भी एक्सटेंशन होना है इन फ्यूचर, लेकिन इसमें क्या है, शेयर की नहीं बनाई है। शेयर की क्या होती है, इसमें मैंने पहले वीडियो बनाई है, वो देख सकते हो। मतलब एक लगा लो कॉलम में होल सा कर देते हैं, होल नहीं बोलूँगा, मतलब एक की सी बना देते हैं, जो एक्सटेंशन के काम क्या होता है, अच्छे से बॉन्ड बन जाती है कंक्रीट के नीचे के स्ट्रक्चर के साथ। नेक्स्ट है जो है ऑल द जंक्शन शैल बी प्रॉपर्ली टाइड विद बाइंडिंग बार। क्या हुआ है यहाँ पे, जो स्टीरियो बांधा हुआ है उसको अच्छे से बाइंडिंग वायर नहीं लगाई है। तो ये भी मिस्टेक काफ़ी देखी जाती है साइड पे कि बाइंडिंग वायर जहाँ तो सिंगल लगाई जाती है, यहाँ तो लगाई नहीं जाती। तो ये भी काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एज ए साइट इंजीनियर साइट पे जाके कि यहाँ बाइंडिंग वायर कहीं भी जंक्शन पे लगाई नहीं है। नीचे है बैक फिलिंग शेड भी डन इन लेयर, जो सामने किया है एकदम से मिट्टी डाल दी है, कोई लेयर में वो नहीं की है बैक फिलिंग। तो आपको 200 की लेयर बनानी है मिनिमम, और सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट आपने उस पर करना ही है, मतलब सॉइल कंपैक्शन टेस्ट की उसकी कितनी परसेंटेज कंपैक्शन हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फेरी फेरी रिइंफोर्समेंट शैल बी कंटिन्यू एज ड्राइंग। मतलब क्या हुआ है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ जो जॉइंट्स पे आपको दिख रहा नहीं होगा, एक मतलब कट कर दिया सरिया, पूरा उसमें नहीं चढ़ाया हुआ है। तो ये क्या करना है, मिनिमम 300 आपको जो आपकी रेनफोर्समेंट है वो लैब करवानी है। कहीं भी अगर कॉलम है या कुछ बॉक्स सेक्शन है, कुछ भी कहीं भी जो है आपका एकदम से कट नहीं करना है, लैब होना ही चाहिए अल्टरनेट। नेक्स्ट है ग्राउटिंग की हुई है और क्यूरिंग नहीं है। तो क्या करना है, 3-4 इसका ग्राउटिंग का क्या रहता है, जल्दी ही जो अपना ग्राउटिंग मटेरियल होता है फ्लोएबल है अगर, तो वो सूख जाता है। 3-4 घंटे के बाद उसकी क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है। मतलब उसमें वेट हेजिन क्लोथ्स डाल दो या ऐसे क्यूरिंग आपको 3-4 घंटे के लिए कर देनी है, 7 दिन के लिए कंटिन्यू उसको क्यूर करता रहना है। यहाँ क्या हुआ है, फॉर्म वर्क डायरेक्टली निकाल दिया, मतलब उसने या तो ऑयल नहीं लगाया होगा फॉर्म वर्क पे, तो डायरेक्टली निकाल दिया। उससे क्या होगा, कॉर्नर टूट गए हैं। मतलब जो क्या करना है, हमेशा जो भी आप शटरिंग यूज़ करो उसको अच्छे से ऑयल लगा के फिर बाहर निकालो कि उसका जो कॉर्नर्स हों वो नहीं टूटे। नेक्स्ट क्या है, ये क्यूब रहते हैं आपको, मतलब विद इन 24 आवर, मतलब जैसे 24 आवर के बाद खोल के उनको आपको CMTL मतलब जो भी आपकी लैब है वहाँ आपको टेस्टिंग के लिए भेज देने हैं। नहीं भेजोगे तो उसको पहले पॉन्ड या किसी में अच्छे से क्यूर करके रखना, क्योंकि 3 या 7 या 28 दिन के बाद उसका टेस्ट करना होता है। इसके लिए वो उसको अच्छे से प्रॉपर वे से उसको आपको रखना है संभाल के। ये साइड पे काफ़ी मिस्टेक्स की जाती हैं कि मतलब क्यूब तो भर देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन उसको खोलते नहीं हैं और फिर ना उसकी क्यूरिंग करते हैं। तो ये भी चीज़ काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उसका हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा कि उसने कितनी स्ट्रेंथ गेन की हो, क्योंकि उसकी क्यूरिंग अच्छे से नहीं हो रही है। नेक्स्ट है क्लियर कवर शैल बी मेंटेन एज पर स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड। मतलब देखो सामने देख रहे हो हमारे वेंटअप तोड़े हुए हैं, लेकिन उसमें क्लियर कवर उधर 0 हो गया, टच हो रहा है पूरा सॉइल से। तो ये काफ़ी मिस्टेक है। जहाँ भी सॉइल आती है मिनिमम 50 mm कवर आपको देना ही देना है। ऐसे 75 mm रहता है तो वो आपको देना ही देना है। हनी कॉम शैल बी रिपेयर्ड ऐसे, मतलब देखो सामने हनी कॉम आया तो इसको
अकॉर्डिंग जो ड्राइंग कहती है, जो आईएस कोड कहते हैं, उसके हिसाब से आपको इसको अच्छे से रफ करके अच्छे से इसकी फिनिशिंग करनी है। इस पर एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया कैसे हम अच्छे से उसको करते हैं। नेक्स्ट है प्लाई शैल बी रिमूव्ड विदाउट डैमेज। मतलब क्या हुआ है, यहाँ शटरिंग की हुई है वो अंदर ही रह गई और ऊपर उसके स्लरी चढ़ गई है। तो ये काफ़ी मिस्टेक देखी जाती है। अगर ये वाटर स्ट्रक्चर है तो इन फ्यूचर ये लीकेज करेगा, तो इसको आपको प्रॉपर ध्यान देना है। ये करते हुए शटरिंग के टाइम आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। ऑल फॉर्म शुड बी डैमेज टू कंक्रीट। देखो इधर भी वही चीज़ हुई है, फॉर्म बाग अंदर ही है, शटरिंग से चिपक गई है। क्यों चिपकी हुई है? एक तो इसमें प्रॉपर ऑयल नहीं लगाया हुआ है, वो मेन रीज़न है। नेक्स्ट है हमारा हुक। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा था। देखो 10 टाइम आपको हुक प्रोवाइड करनी ही करनी, और यहाँ कितनी की है? बिल्कुल 30-40 mm हुक प्रोवाइड की है। काफ़ी बड़ी मिस्टेक है ये। आपको मिनिमम 10D हुक प्रोवाइड करनी है। 8 mm का डाया है तो 80 mm आपको वहाँ हुक प्रोवाइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या किया गया है? 30 mm हुक प्रोवाइड की हुई है। ये चीज़ें आप वीडियो स्टॉप करके अच्छे से पढ़ भी सकते हो, क्योंकि मैं बता नहीं सकता जल्दी में ये चीज़ें। तो आप वीडियो वहाँ पॉज करो और अच्छे से पढ़ लो कि कितना, मतलब क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्वेशन में लिखी हुई हैं और इसकी चीज़ें क्या है। नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली हमें कि जो वायर है, वाइंडिंग वायर से क्यूब के कॉर्नर्स बांधे हुए हैं। इससे होगा क्या? जो हमारा क्यूब होगा उसकी जो डायमेंशन होगी वो बड़ी छोटी हो जाएगी। मतलब जैसे प्रॉपर उसको फिक्सिंग करनी पड़ती है नट से, ये भी मिस्टेक देखी जाती है। नेक्स्ट है जो हुक्स हैं वो 135 डिग्री पे नहीं मोड़ी हैं, सीधी हुक है। आपको दिख रहा होगा सामने भी, जहाँ रेड कलर के उसके ऊपर हुक सीधी हैं। ये कई जगह पे रहता है कि डिज़ाइन में दिया रहता है कि हुक आपको पूरी मोड़नी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। हुक 135 डिग्री मोड़नी है, लेकिन यहाँ पे नहीं की है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है साइड पे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।